नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश की शासिका और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान के बारे में, तथा साथ ही इससे संबंधित सभी इंपॉर्टेंट जीके फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो आपकी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज की इस वीडियो में हम रजिया सुल्तान के बारे में कम्प्लीटली पढ़ेंगे, एक एक फैक्ट्स को क्लियर करेंगे, साथ ही थ्योरी के साथ साथ में प्रीवियस ईयर की जितनी भी एग्जाम्स हुई हैं उन सभी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सभी क्वेश्चंस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं रजिया सुल्तान की। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की क्या है, 5वें नंबर की सुल्तान थी। ठीक है, साथ ही हम कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित शमसी राजवंश की ये तीसरी सुल्तान थी और गुलाम वंश की कौन सी थी, 5वीं सुल्तान थी। अब इनके शासनकाल को देखिए कि इनका शासनकाल 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी के मध्य रहा था। इन्होंने दिल्ली पर 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था। रजिया सुल्तान का पूरा नाम जलालौत उत दीन रजिया था। इनकी माँ का नाम सुल्ताना तुर्कमान खातून था। ये बात भी याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया एक बार एग्जाम में कि रजिया सुल्तान की माता का नाम क्या था, तो सुल्ताना तुर्कमान खातून। पिता का सबको पता है, रजिया सुल्तान के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में कई बार चर्चा कर चुके हैं, इनके पॉइंट आ चुके हैं। पिता इनके इल्तुतमिश थे। कौन थे? इल्तुतमिश थे। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए कि इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए किसे मनोनयन पत्र तैयार करने की आज्ञा दी थी। तो याद रखना है, रजिया सुल्तान को इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। वैसे देखा जाए तो इल्तुतमिश का जो वास्तविक उत्तराधिकारी था वो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, लेकिन वो अयोग्य था, विलासी प्रवृत्ति का आदमी था। इस कारण इल्तुतमिश कहता था कि मेरे सभी पुत्र अयोग्य हैं, केवल योग्य कौन है, रजिया सुल्तान है। तो इसी कारण इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना और दिल्ली सल्तनत का अगला उत्तराधिकारी घोषित किया था। अब उसको उत्तराधिकारी घोषित करने का जो विरासत पत्र था, जो मनोनयन पत्र था, वो लिखने के लिए किसको आज्ञा दी थी? ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर को दी थी इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फैक्ट्स देखिएगा कि इल्तुतमिश जब ग्वालियर अभियान पर गया था तो दिल्ली का शासन अपनी पुत्री रजिया के अधिकार में छोड़ गया था। ग्वालियर अभियान से लौटने के बाद इल्तुतमिश ने एक चांदी की संस्मारक मुद्रा प्रचलित की थी, जिस पर उसने अपने नाम के साथ रजिया का नाम भी अंकित करवाया और रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इल्तुतमिश कहता था कि मेरे सभी पुत्र भोग विलास में डूबे हैं, रजिया ही एकमात्र योग्य है। रजिया को उत्तराधिकारी बनाने वाले इस विरासत पत्र यानी मनोनयन पत्र को ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर ने तैयार किया था। इसकी शाही विज्ञप्ति की रचना मिनहाज उस सिराज ने इल्तुतमिश के लिए अपने ग्रंथ तबकाते नासिरी में की थी। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा, एग्जाम्स में आते हैं। जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, सत्य असत्य वाले क्वेश्चन होते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, उनमें ये सारे पॉइंट्स रखे जाते हैं। इसलिए हम इन सभी पॉइंट्स को भी शामिल कर रहे हैं जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनते हैं जिन जिन जगहों से। साथ में हम उन प्रश्नों को भी कम्प्लीटली ले रहे हैं जो अब तक एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके अलावा भविष्य में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, यानी जितने और क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी हम कम्प्लीटली यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाली एकमात्र महिला सुल्तान कौन थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में रिपीट होकर पूछा गया है। तो देखिए, दिल्ली के सुल्तान पर बैठने वाली एकमात्र और पहली महिला सुल्तान थी रजिया सुल्तान। ठीक है, फैक्ट्स मैंने आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने पिछली वीडियोज में ये इनके राजा सुल्तान बनने की पूरी कहानी बता दी थी आपको कि देखिए, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीर वर्ग ने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया, परंतु रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर दिल्ली की जनता से न्याय की भीख मांगी और दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सुल्तान बनाया। इस प्रकार रजिया सुल्तान जनता के द्वारा चुनी गई पहली सुल्तान बनी थी और दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला सुल्तान थी और इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी
जो निर्णय था, उत्तराधिकारी बनाने का जो निर्णय था, उसको भी दिल्ली जनता ने क्या दी थी, वैधता मान प्रदान कर दी थी। ठीक है, याद रखना है कि भाई इल्तुतमिश भी इसी को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, तो इसके उत्तराधिकारी जो मनोनयन पत्र था, विरासत पत्र था, उसको जनता ने वैधता भी दे दी थी। ये इतनी सारी विशेषताएं याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि जनता के द्वारा चुना गया दिल्ली का पहला सुल्तान या सुल्तान कौन थी, तो याद रखना रजिया सुल्तान थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि रजिया ने सिंहासन आरोहण के समय कौन सी उपाधि धारण की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, एग्जाम से पूछा गया है। देखिए, जब रजिया सुल्तान दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी तो उन्होंने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। फैक्ट्स देखिएगा कि रजिया ने संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत को अपनाया था। इसके अलावा रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुष पोशाक कुवहा यानी कोट या कुर्ता को कुवहा बोला जाता है, और कुल्हा यानी जो टोपी होती है, यानी कुवहा और कुल्हा को पहनकर दरबार में आना शुरू किया था, और बेपर्दा हाथी पर सवारी करना भी आरंभ किया था। नेक्स्ट देखिएगा कि किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध यानी उपाधि धारण की थी। तो याद रखिए, दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि सिक्कों पर भी धारण की थी, तो याद रखना वो रजिया सुल्तान ही थी। फैक्ट्स देखिएगा कि इसके अलावा रजिया ने अल दुनिया वल्दीन सुल्तान रजियत के नाम से भी सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ग का समर्थन रजिया की शक्ति का मुख्य स्रोत था। तो इसका सही आंसर है सेना, अधिकारी और दिल्ली की जनता। ये रजिया की शक्ति का क्या है, मुख्य स्रोत था। अब देखिए, रजिया सुल्तान की कहानी स्टार्ट होती है शासक बनने के बाद की, कि देखिए जब रजिया सुल्तान दिल्ली की सिंहासन पर बैठ जाती हैं, दिल्ली की सुल्तान बन जाती हैं, तो उसके बाद रजिया सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र आरंभ हो जाते हैं। तो अब उन षड्यंत्रों से रजिया के राजकाज में क्या प्रभाव पड़ते हैं और रजिया के जीवन में भी क्या प्रभाव पड़ते हैं, हम उन पर चर्चा करते हैं। अगला तो इस प्रकार हमारा अगला टॉपिक है रजिया सुल्तान के खिलाफ षड्यंत्र और उनके प्रभाव। अब समझिएगा कि एक स्त्री का सुल्तान होना अमीर वर्ग, उलेमा वर्ग और कुलीन वर्ग को पसंद नहीं था। इस वर्ग ने रजिया के विरुद्ध क्या है, षड्यंत्र करने प्रारंभ कर दिए, जिन षड्यंत्रों को हम कितने चरणों में बांट सकते हैं, 2 चरणों में बांट सकते हैं। तो हम रजिया के खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए थे, उन षड्यंत्रों को 2 चरणों में बांटते हैं। पहला जो चरण था उसका दमन रजिया सुल्तान कर देती है, लेकिन जो दूसरा चरण में जो षड्यंत्र होते हैं उसमें खुद रजिया सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, प्रथम चरण की कहानी सुनिए कि शासनकाल के आरंभ में निम्न अमीरों, मलिकों और अधिकारियों ने षड्यंत्र किया था। देखिए, जब रजिया सुल्तान का शासन प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले जिन अमीरों या मलिकों ने या अधिकारियों ने षड्यंत्र किया था, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कौन कौन थे। तो पहला नाम आता है मोहम्मद सालारी का, ये बदायूं के इक़्तिदार थे। दूसरा नाम आता है इजूजुद्दीन कबीर खां अयाज का, ये मुल्तान का इक़्तिदार था। ठीक है, ये शासन के प्रथम चरण में इन्होंने क्या है, षड्यंत्र किए थे रजिया सुल्तान के विरुद्ध। लेकिन फैक्ट्स देखिएगा, इसके बाद में तीसरे नंबर पर देख लीजिए, फैक्ट्स बाद में देखते हैं कि सैफुद्दीन कोकी, ये हांसी के इक़्तिदार थे। और चौथे नंबर पे हैं अलाउद्दीन जानी, ये लाहौर के इक़्तिदार थे। और 5वें नंबर पे हैं निजाम उल मुल्क जुनैदी वजीर, ये अमीर गुट के क्या थे, नेता थे। यानी इन 5 लोगों ने सबसे पहले, ये 5 अधिकारी हैं, इक़्तिदार हैं और वजीर भी हैं इनमें शामिल, अधिकारी वर्ग हैं, अमीर वर्ग के लोग हैं। इन्होंने सबसे पहले रजिया सुल्तान के खिलाफ क्या षड्यंत्र किए। तो फैक्ट देखिएगा कि जो नंबर 1 मोहम्मद सालारी और इजूजुद्दीन कबीर खां अयाज है, इजूद्दीन कबीर खां अयाज है, इनको रजिया सुल्तान ने क्या कर लिया, इन दोनों को अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, और कबीर खां अयाज को लाहौर का इक़्तिदार बना दिया था इसने, ये मुल्तान का इक़्तिदार था, इसके अलावा इसको लाहौर का इक़्तिदार बना दिया था रजिया ने। तो याद रखना है, मोहम्मद सालारी और इजूद्दीन कबीर खां अयाज, इन दोनों को रजिया सुल्तान ने अपने पक्ष में कर लिया। ठीक है, अब बचे ये 3 लोग। ठीक है, इन तीनों का किस प्रकार इसने सॉल्यूशन किया, तो इनका समझिए कि रजिया ने उक्त तीनों को का वध करवा दिया, यानी इन तीनों को रजिया सुल्तान ने मरवा दिया। ठीक है, उन दोनों को तो
कबीर खां अयाज को और मोहम्मद सलारी को अपने पक्ष में कर लिया। और ये जो तीन थे, सैफुद्दीन कोकी, अलाउद्दीन जानी और जुनैदी, इन तीनों का वध रजिया ने करवा दिया था। और ख्वाजा मुइज़ुद्दीन मोहम्मद एवाज को निजामुल मुल्क की उपाधि देकर नया वजीर बनाया था, क्योंकि वजीर कौन था? जुनैदी था। और जुनैदी को तो रजिया सुल्तान ने मरवा दिया, तो नया वजीर कौन बना था उसके बाद में? ख्वाजा मुइज़ुद्दीन मोहम्मद एवाज बना था। और इनको रजिया सुल्तान ने निजामुल मुल्क की उपाधि दी थी और इन्हें अपना नया वजीर बनाया था। ठीक है, इस प्रकार रजिया ने आरंभिक षड्यंत्र को सफलतापूर्वक क्या किया? आरंभिक षड्यंत्रों का सफलतापूर्वक दमन कर दिया था और राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित कर दी थी। इस समय तक देवली से लेकर लखनौती तक के अमीरों ने रजिया की प्रभु सत्ता स्वीकार कर ली थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मिनहाज ने ये बात अपने ग्रंथ में लिखी है कि इस षड्यंत्र का दमन करने के बाद में देवली से लेकर लखनौती तक के अमीरों ने क्या कर ली थी? रजिया की प्रभु सत्ता स्वीकार कर ली थी। ये बात किसने बताई है? मिनहाज ने अपने ग्रंथ तबकात नासिरीन बताई गई है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ ब्लैक डार्क कर रखा है इसको। अब अगला पॉइंट्स देखिए, इसके बाद में क्या होता है कि रजिया को तुर्क अमीर वर्ग का साथ नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो तुर्क अमीर वर्ग था उसका साथ या समर्थन नहीं मिल रहा था, तो इनके विद्रोह की भी उसे आशंका रहती थी। ठीक है, अब इसके अलावा और भी देखो 5 लोगों का उसने कह सकते हैं 2-3 लोगों का वध करवा दिया, जिन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की, षड्यंत्र रचे। 2 को अपने पक्ष में दोबारा से राजी कर लिया, मिला लिया। फिर भी रजिया को जो तुर्क अमीर लोग थे, जो उसी के, हम तुर्क अमीर लोग उनको बोलते हैं जो उन्हीं के वंश के जो अमीर वर्ग और अन्य अमीर वर्ग के जो लोग थे उनके प्रति की बात कर रहे हैं, उनके प्रति उसे हमेशा आशंका रहती थी। ऐसे में इनकी शक्ति तोड़ने के लिए उसने प्रशासन में गैर तुर्क लोगों जो ताजिक, दास, हफ्स को उच्च पदों पर नियुक्त करना आरंभ किया था। इन ताजिक, दास और हफ्स के बारे में हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में तब हमने इसके बारे में डिटेल से बात कर ली है। आप पिछली वीडियोज में जाइएगा, आपको वहाँ इनके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। ये गैर तुर्क होते थे। ठीक है, गैर तुर्क का मतलब होता है, होते तो तुर्क थे लेकिन जो अमीर, जो इनके तुर्क लोग जिनको ये मानते हैं, तुर्क लोग अपने वर्ग के जो तुर्क लोग मांगते हैं वो तुर्क नहीं थे। ठीक है, ये ताजिक थे, इनके ये ख्वारिज्म से खुरासान तक के क्षेत्र में बसे हुए तुर्क लोग थे और इनको ये ताजिक मानते थे। ठीक है, अब देखिए कौन कौन थे, उनको कैसे शामिल किया। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सैफुद्दीन ऐबक की। तो रजिया सुल्तान ने ताजिक, दास यानी गैर तुर्क लोगों में सबसे पहले सैफुद्दीन ऐबक को नायब लश्कर बनाया, यानी सेना का प्रधान बनाया। और जो नायब लश्कर का जो पद है, इस पद का सृजन भी रजिया सुल्तान ने ही किया था। तो इस पद का सृजन रजिया सुल्तान ने सबसे पहले किया था, नायब लश्कर का। और नायब लश्कर किसको बोला जाता था? सेना के प्रधान को बोला जाता था। और रजिया सुल्तान ने सबसे पहले किसको नायब लश्कर बनाया? सेना का प्रधान सैफुद्दीन ऐबक को बनाया था। ठीक है, और रजिया ने इस पद पर सैफुद्दीन ऐबक की नियुक्ति की और इसको क्या है, कुतलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। ये याद रखना है, कुतलुग खां की रजिया ने किसको उपाधि प्रदान की थी? सैफुद्दीन ऐबक को प्रदान की थी। फिर उसके बाद में आ जाता है इख्तियारुद्दीन ऐतगिन का नाम आता है। ठीक है, इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को रजिया सुल्तान ने अमीर हाजिब का पद दिया और इसे राजमहल का प्रबंधक व दरबारी या शिष्टाचार देखने वाले को अमीर हाजिब कहा जाता है। तो अमीर हाजिब का पद रजिया ने किसको दिया था? इख्तियारुद्दीन ऐतगिन को दिया था। और जो इख्तियारुद्दीन ऐतगिन था ये खिताई तुर्क था और यह बदायूं का इक़्तिदार भी था। ठीक है, याद रखना है। फिर नंबर 3 पर आता है इख्तियारुद्दीन अल-तुनिया, इसको सर छत्रदार का पद दिया था और ये तवर हिंद यानी भटिंडा का इक़्तिदार था। इससे पहले बरन का इक़्तिदार भी रहा था और ये चालीसा का भी सदस्य था। अल-तुनिया याद रखना है, ये नाम याद रखना है आपको। फिर आता है जमालुद्दीन याकूत। ठीक है, जमालुद्दीन याकूत को रजिया सुल्तान ने अमीर आखूर यानी असुसाला का प्रधान बनाया। ठीक है, और ये अविसीनिया का हफ्सी था। ठीक है, अविसीनिया प्रदेश का क्या था? हफ्सी तुर्क था। और याकूत व रजिया के संबंधों पर इतिहासकार भिन्न भिन्न राय रखते हैं। ठीक है, याद रखना है कि जमालुद्दीन याकूत से और रजिया सुल्तान इन दोनों के बीच में क्या संबंध थे, उन संबंधों को लेकर इतिहासकार अपने अपने मत रखते हैं। समझिए, जैसे फरिश्ता है, फरिश्ता, इतिहासकार फरिश्ता क्या कहते हैं कि याकूत अपने हाथों से रजिया को घोड़े पर बैठाता था। ये बात इतिहासकार फरिश्ता ने अपने ग्रंथों में लिखी है। इब्न बतूता यानी मोरक्को का यात्री इब्न बतूता कहता है कि रजिया का
अविसीनियन के प्रति चाव आपराधिक था, यानी कि जो रजिया थी वो अविसीनियन के प्रति चाव रखती थी, प्रेम रखती थी, जो आपराधिक था। इसने भी प्रेम संबंध बताए हैं। ईसामी क्या कहते हैं, ईसामी याकूत व रजिया के बीच प्रेम प्रसंग था ऐसा उल्लेख करते हैं। और मिनहाज क्या करते हैं, मिनहाज याकूत व रजिया के अनैतिक संबंधों को क्या करते हैं, खंडन करते हैं। ये सारे पॉइंट याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर अगला पॉइंट आता है कुतुबुद्दीन हसन गौरी, ठीक है। उसके बाद में कुतुबुद्दीन हसन गौरी, तो कुतुबुद्दीन हसन गौरी को भी नायब लश्कर का पद दिया, यानी सेना का प्रधान बनाया। जब सैफुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में इसको यह पद दिया जाता है कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब लश्कर का, यानी इससे पहले सैफुद्दीन ऐबक नायब लश्कर बने थे, और नायब जब सैफुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो किसको नायब लश्कर बनाया जाता है, कुतुबुद्दीन हसन गौरी को बनाया जाता है। तो ये क्या है कि इसने जो अपने अमीर तुर्क लोग थे उन तुर्क लोगों की शक्ति को कम करने के लिए इसने गैर तुर्क लोगों को इसमें क्या है, शामिल कर लिया था। फिर हम बात करते हैं द्वितीय चरण की, ठीक है। अब द्वितीय चरण में क्या होता है, द्वितीय चरण की कहानी सुनिए। देखिए, मैंने अभी बताया कि जमालुद्दीन याकूत के से संबंधों को लेकर इतिहासकार अपने अपने मत रखते हैं। तो रजिया व याकूत संबंधों को तुर्क गरिमा बताते हुए जो लाहौर के इक़्तिदार थे, कौन, कबीर खां अयाज, ठीक है, ये फिर से विद्रोह कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने पहले भी विद्रोह किया था। पहले तो इनको क्या है कि ये मुल्तान के इक़्तिदार थे, इनको लाहौर का इक़्तिदार बना दिया तो इससे ये शांत हो गए थे। इन्होंने फिर 1238 से लेकर 39 ईस्वी के मध्य इन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया था। और किसके आधार पर, रजिया व याकूत संबंधों को तुर्कों की गरिमा पर बताते हुए इन्होंने फिर से विद्रोह कर दिया। अब रजिया इसके विद्रोह का दमन करने के लिए दिल्ली से लाहौर प्रस्थान करती है, और रजिया से युद्ध में कबीर खां अयाज क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। फलस्वरूप रजिया और कबीर खां अयाज में क्या होता है, युद्ध होता है, और इस युद्ध में कबीर खां अयाज क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। पराजित होकर चिनाब नदी तक भाग जाता है। किंतु नदी के उस पार मंगोलों का नियंत्रण था। चिनाब नदी के उस पार क्या था, मंगोलों का नियंत्रण था। इस कारण अंततः उसने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद रजिया ने फिर से इसको मुल्तान का इक़्तिदार बना दिया, इसको माफ़ कर ले, इससे संधि कर ली, और संधि भी करने के बाद में इसको कह दे चलो माफ़ करते हैं तुम्हें, और उनको फिर से मुल्तान का इक़्तिदार बना देते हैं। अब ये जो समय था, ये जो विद्रोह का समय था, इस समय रजिया के खिलाफ त्रिगुट बन गया था। क्या बन गया था, त्रिगुट बन गया था। और इस त्रिगुट में 3 लोग शामिल थे। एक तो कबीर खां अयाज जिसने सबसे पहले विद्रोह किया, ये लाहौर का इक़्तिदार। दूसरा था इख्तियारुद्दीन ऐतगीन, ये रजिया के साथ था और साथ रहते ही उसके खिलाफ षड्यंत्र कर रहा था। और तीसरा व्यक्ति था इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया, ये तवर हिंद का इक़्तिदार था। इन तीनों ने मिलकर ये रजिया के खिलाफ क्या है, षड्यंत्र रचा। फिर अब जैसे क्या होता है कि रजिया अयाज यानी कबीर खां अयाज के विरुद्ध दिल्ली अभियान पर निकलती है, ठीक है, दिल्ली से लाहौर अभियान पर निकलती है। तो उस अभियान की सूचना ऐतगीन ने अल्तुनिया को दी। किसने दी भाई, अब यहाँ से समझना कि कबीर खां अयाज ने विद्रोह किया, इसके विद्रोह को दबाने के लिए रजिया सुल्तान दिल्ली से कहाँ निकलती है, लाहौर निकलती है। अब इसके इस अभियान की सूचना ऐतगीन किसको देता है, अल्तुनिया को देता है कि भाई कबीर खां अयाज के विरुद्ध अभियान करने के लिए रजिया दिल्ली से निकल जाती है, कहाँ, लाहौर के लिए निकल गई है। ये सूचना किसको दी जाती है, अल्तुनिया को। कौन देता है, इख्तियारुद्दीन ऐतगीन दे देता है, ठीक है। अब जो अल्तुनिया होता है ये तवर हिंद के किले में षड्यंत्र रचता है रजिया के खिलाफ, ठीक है। रजिया जब तवर हिंद आती है, उस अभियान को सफल अभियान करने के बाद में, यानी कबीर खां अयाज को पराजित करने के बाद में तवर हिंद के किले में आकर रुकती है, तब अल्तुनिया ने क्या करता है कि वो रजिया व याकूत, जमालुद्दीन याकूत जो रजिया के साथ इसके अभियान में शामिल था, इन दोनों को क्या कर लेता है, तवर हिंद के किले में कैद कर लेता है, और याकूत की हत्या कर दी जाती है, ठीक है, और जमालुद्दीन याकूत की हत्या कर देते हैं वो लोग, ठीक है। और उधर ऐतगीन क्या करता है कि अमीरों को साथ लेकर इल्तुतमिश का जो तीसरा पुत्र होता है बहराम शाह, इस बहराम शाह को क्या कर देता है, सुल्तान घोषित कर देता है पीछे से। इधर तबर हिंद में रजिया क्या करती है कि रजिया अल्तुनिया से विवाह कर लेती है, ठीक है, क्योंकि जमालुद्दीन याकूत की तो हत्या कौन कर देता है, अल्तुनिया कर देता है। और फिर बाद में अल्तुनिया से ही रजिया सुल्तान क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है और उसको अपने पक्ष में कर लेती है, ठीक है। उसके बाद में अल्तुनिया व रजिया एक सेना लेकर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं कि भाई दिल्ली पर आक्रमण करके दोबारा से अपना सिंहासन लेना है बहराम शाह से। लेकिन क्या होता है कि जो बहराम शाह वहाँ दिल्ली का सुल्तान बना देते हैं पीछे से अमीर लोग, यानी ऐतगीन के द्वारा बना दिया जाता है।
तो बहराम शाह की जो सेना होती है यानी दिल्ली की जो सेना होती है वो रजिया व अल्तुनिया को क्या कर देती है, पराजित कर देती है। उसके बाद में अल्तुनिया व रजिया को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ता है। इसके बाद में क्या होता है कि 13 अक्टूबर 1240 को रात्रि काल में कैथल यानी हरियाणा में एक जगह है कैथल, और इस जगह पर यानी कैथल के निकट डाकुओं ने दोनों की हत्या कर दी थी। ठीक है, यानी अल्तुनिया व रजिया दोनों की हत्या कर दी गई कैथल नामक स्थान पर। ठीक है, कुछ इतिहासकार ये बताते हैं कि बहराम शाह के डाकुओं ने इसकी हत्या कर दी थी, लेकिन इतिहास में ज़्यादातर यही पॉइंट मिलता है कि डाकुओं के द्वारा इन दोनों की हत्या कर दी गई थी कैथल में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। अब देखिए, इसके अलावा ये तो हो गई रजिया सुल्तान के षड्यंत्र। इसके अलावा रजिया, देखो इन षड्यंत्रों के अलावा रजिया ने खुद ने स्वयं ने कोई अभियान और भी किए थे क्या, तो उन अभियानों को समझ लीजिए। देखिए, रजिया सुल्तान ने सबसे पहला जो अभियान है वो रणथंभौर पर किया था। ये अभियान असफल रहा था रजिया सुल्तान का, और उस समय शासक बाघभट या बाल्हण थे। रणथंभौर के शासक कौन थे, बाघभट या बाल्हण थे, और ये अभियान क्या है, असफल रहा। दूसरा अभियान रजिया सुल्तान ने ग्वालियर पर किया था, ये भी इसका अभियान असफल रहा था। और इसके शासनकाल में एक विद्रोह भी हुआ था जिसको दिल्ली का कारामाथी विद्रोह कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसको दिल्ली का कारामाथी विद्रोह भी कहते हैं। और मिन्हाज ने इस विद्रोह का वर्णन भी किया है कि एक नूरुद्दीन तुर्क नाम का व्यक्ति था, वो इस विद्रोह का क्या कर रहा था, नेतृत्व कर रहा था, जो कारामाथी था, जिसके नेतृत्व में शिया समुदाय के लगभग 1000 कारामाथियों ने यह विद्रोह किया था। 5 मार्च 1237 ईस्वी की बात है कि 5 मार्च 1237 ईस्वी का दिन है। इस दिन क्या है, जुम्मा होता है, शुक्रवार का दिन होता है। तो जुम्मे की नमाज के समय ये विद्रोही क्या है, दिल्ली की जामा मस्जिद में धावा बोलते हैं और वहाँ एकत्र सुन्नी नमाजियों की हत्या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मस्जिद में उपस्थित आम दिल्ली वासियों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और इन विद्रोहियों यानी कारामाथियों पर हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिए, जिससे ये बगावत पूरी तरह कुचल दी गई थी। तीसरा है मंगोल आक्रमण, यानी इसके शासनकाल में मंगोल आक्रमण के प्रति इसकी क्या नीति रही थी वो भी समझिएगा कि 1238 ईस्वी में गजनी और बमनियान के ख्वारिज्म शाह के सूबेदार मलिक हसन कारलुग थे, यानी बमनियान के और ख्वारिज्म शाह के, यानी हम कह सकते हैं गजनी और बमनियान का तो ये सूबेदार था ये, और ईरान के शासक थे पर्सिया के ख्वारिज्म शाह, इनका सूबेदार था मलिक हसन कारलुग। इस पर मंगोल नेता ओगेडोई खान ने आक्रमण किया था। ठीक है, और जब कारलुग ने अपने पुत्र को रजिया के दरबार में सहायतार्थ भेजा, क्योंकि जब मंगोल आक्रमणकारी ओगेडोई खान ने इस पर आक्रमण किया तो सहायता के लिए इसने भी अपने पुत्र को कहाँ भेजा, रजिया सुल्तान के दरबार में सहायता हेतु भेजा। लेकिन रजिया ने उसे बरन का राजस्व देकर उसकी वित्तीय सहायता कर दी, यानी उसको पैसे दे दिए कि भाई हमारे जो बरन सूबा है इसकी सूबे से जितनी भी आय है वो हम पूरी की पूरी आय आपको दे देते हैं, लेकिन हम सैन्य सहायता आपको नहीं दे पाएंगे, और वो सैन्य सहायता देने से मना कर देती है। तो उसने इस प्रकार अपने पिता की ही नीति का अनुसरण किया, यानी वित्तीय सहायता दी लेकिन सैन्य सहायता नहीं दी। ठीक है, अब रजिया सुल्तान के लिए विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या रहे हैं उनको समझिएगा कि विभिन्न विद्वानों ने रजिया के लिए क्या क्या मत दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये मत एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, मिन्हास उस राज के ये 2 कथन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनको हमने यहाँ पर लिख दिया। जितने भी कथन एग्जाम्स में पूछे गए हैं रजिया सुल्तान के संबंध में कहे गए कथन हैं। तो देखिए, मिन्हास उस राज के 2 कथन एग्जाम्स में आए हैं। कौन कौन से हैं? पहला कथन कि उसमें बादशाहों के अनुकूल सभी गुण थे, किंतु उसका नारित्व ही उसकी सबसे बड़ी अयोग्यता थी। यह कथन किस इतिहासकार के द्वारा किस शासक के लिए कहा गया था, ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। तो ये मिन्हास उस राज ने कथन कहा था रजिया सुल्तान के विषय में। ठीक है, दूसरा है उसने रजिया के विषय में कहा था कि रजिया में वो सभी गुण थे जो एक राजा में होने चाहिए, लेकिन यह गुण किस काम के जब वह एक स्त्री के रूप में पैदा हुई। ये कथन भी किसने कहा था? मिन्हास उस सिराज ने कहा था। ठीक है, अब उसके बाद में आता है खालिक अहमद निजामी, यानी के निजामी का, यानी के निजामी ने रजिया के विषय में क्या क्या बातें कही। के निजामी का पूरा नाम है खालिक अहमद निजामी। इन्होंने कहा कि रजिया इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में क्या थी? सर्वश्रेष्ठ थी। ये बात के निजामी बताते हैं। दूसरा पॉइंट है कि रजिया का सुल्तान बनना एक समझौता था, क्योंकि उसने दिल्ली की जनता से वादा किया कि अगर मैं आपकी अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतरूंगी, यानी खरा नहीं उतरूंगी, तो मुझे अपदस्थ कर देना। ठीक है, ये बात भी के निजामी ने कही है रजिया के विषय में।
अगला है ईसामी। ईसामी के देखो 3 कथन पूछे गए हैं ईसामी ने के विषय में, रजिया के विषय में ईसामी ने 3 कथन दिए हैं कि पहला कथन है कि रजिया को सिंहासन पर बैठने की बजाय चरखा संभालना चाहिए था। ये बात ईसामी ने कही थी रजिया के विषय में। दूसरा है कि वह महिला अंगरक्षकों के साथ जिस सिंहासन पर बैठती थी उसके तथा दरबारियों के बीच में पर्दा पड़ा रहता था। ये बात भी किसने बताई है? ईसामी ने बताई है। तीसरी बात है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती क्योंकि मूलभूत रूप से उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी होती है। ये बात भी रजिया के विषय में किसने कही है? ईसामी ने कही है। तीनों कथन ईसामी के हैं और ये तीनों के तीनों एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगला इतिहासकार ईश्वर टोपा। ईश्वर टोपा का कथन कौन सा है जो पूछा गया है? ईश्वर टोपा बताते हैं कि रजिया याकूत संबंध उसके पतन का कारण बने, यानी रजिया का जमालुद्दीन याकूत से जो संबंध थे वो संबंध उसके पतन का कारण बने थे। ये बात ईश्वर टोपा ने कही है। अगले इतिहासकार है हबीबुल्ला। हबीबुल्ला रजिया के विषय में क्या कहते हैं? देखिए, हबीबुल्ला ने कहा है कि रजिया का पतन तुर्क अभिजात यानी कुलीन या अमीर वर्ग की क्या थी? विजय थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, रिपीट हो के पूछा गया ये बात। तो ये कथन हबीबुल्ला का है। फरिश्ता क्या कहते हैं कि वह शुद्ध उच्चारण के साथ कुरान का पाठ करती थी। रजिया के विषय में ये बात फरिश्ता ने कही है। एल्फिस्टन क्या कहते हैं कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान मुस्लिम सुल्तानों में लिया जाता। ये बात एल्फिस्टन कहते हैं रजिया के विषय में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे रजिया सुल्तान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, यानी रजिया सुल्तान से संबंधित कौन कौन से प्रश्न एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों पर भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि रजिया के विरुद्ध प्रथम विद्रोह किसने किया था? इस क्वेश्चन का सही आंसर है निजामुल मुल्क जुनैदी ने, ठीक है, जो वजीर था इसका, और इल्तुतमिश का भी वजीर था, रुकनुद्दीन फिरोज शाह का भी वजीर था, और रजिया के काल में भी इसका वजीर रहा। और इसी ने सबसे पहले रजिया के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह किया था, और रजिया ने इसकी हत्या करवा दी थी, ठीक है। और फिर बाद जब इसकी हत्या हो जाती तो इसी के विद्रोह का नेतृत्व कौन करता है? इख्तियारुद्दीन ऐतगीन करता है। ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कि कौन इल्तुतमिश के समय वजीर के पद पर था और रजिया के समय उसके विरोधी अमीर गुट का नेतृत्व भी उसने किया था? तो देखिए वो कौन था? निजामुल मुल्क जुनैदी था। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है फिर से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रजिया के सरदारों में सर्वप्रथम विद्रोह किसने किया था? तो देखिए रजिया के जो सुल्तान सरदार थे उनमें सबसे पहले जो विद्रोह किया था वो कबीर खां अयाज ने किया था। किसने किया था? कबीर खां अयाज ने किया था। ये बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अगला देखिए, रजिया के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला तुर्क सरदार जो हजार मर्दा या मर्दा के नाम से भी जाना जाता था, कौन था भाई? देखिए हजार मर्दा हम कह सकते हैं, हजार मर्दा के नाम से कौन जाना जाता था? तो इसका सही आंसर है कबीर खां अयाज। कबीर खां अयाज को हजार मर्दा कहा जाता था। 1240 ईस्वी, यहाँ पर ये थोड़ा सा कोष्टक गलत या टाइप हो गया है, याद रखना, क्योंकि 1240 में इसने विद्रोह किया था, इसलिए वो ऊपर वाला क्वेश्चन कॉपी हो गया है यहाँ पर आंसर। लेकिन याद रखना है कबीर खां अयाज को हजार मर्दा कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए कि फरिश्ता ने किसके बारे में लिखा है कि जब रजिया घोड़े पर सवार होती थी तो वह उसे बाहों में उठाकर घोड़े पर बैठाता था? तो फरिश्ता ने ये बात लिखी है जमालुद्दीन याकूत के विषय में, ठीक है। फरिश्ता कहता है कि जमालुद्दीन याकूत रजिया को बाहों में उठाकर घोड़े पर बैठाता था। ये बात जमालुद्दीन याकूत के विषय में फरिश्ता लिखता है। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान ने तवर हिंद के किस गवर्नर से विवाह किया था? तो इसका सही आंसर है इख्तियारुद्दीन अल्तुनिया से। अगला क्वेश्चन है कि गजनी और बामनियान के ख्वारिज्म शाह के सूबेदार मलिक हसन कारलूग ने मंगोलों से सुरक्षा हेतु किस दिल्ली सुल्तान से मदद मांगी थी? तो इसका सही आंसर है रजिया से मांगी थी। अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की हत्या किस स्थान पर कर दी गई थी? तो इसका सही आंसर है कैथल हरियाणा में 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैथल हरियाणा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो उसको सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ था।
अगला क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान की विफलता का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है तुर्क अमीरों का षड्यंत्र। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान व तुर्क अमीरों के बीच झगड़े की शुरुआत किसके शासनकाल के समय हुई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है रजिया के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नायबे लश्कर का पद किसने शुरू किया था? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। पहला नायबे लश्कर सैफुद्दीन को बनाया गया था, सैफुद्दीन ऐबक को, और दूसरा बनाया गया था कुतुबुद्दीन हसन गौरी को रजिया के द्वारा। ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने ही नायबे लश्कर पद का शुरू किया था। ठीक है, अगला है रजिया सुल्तान ने अपना प्रथम अभियान किस पर किया था? तो रजिया सुल्तान ने अपना पहला अभियान रणथंभौर पर किया था, जो असफल रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परंपरा के अनुसार राजकीय छत्र यानी रॉयल अम्ब्रेला रखने की शुरुआत किसने शुरू की थी? तो याद रखना है, रॉयल अम्ब्रेला यानी राजकीय छत्र रखने की शुरुआत सबसे पहले रजिया सुल्तान ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मिन्हाज के अनुसार रजिया ने कितने वर्ष तक शासन किया था? तो याद रखना है, मिन्हाज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 माह 6 दिन शासन किया था। अगला क्वेश्चन है कि हबीबुल्लाह के अनुसार रजिया ने ही सर्वप्रथम नायबे लश्कर का पद सृजित किया था, तो इस पर उसने किसकी पहली नियुक्ति की थी? तो इसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन हसन गौरी की। ठीक है, ये हबीबुल्लाह के अनुसार है। ठीक है, वैसे कुतुबुद्दीन हसन गौरी से पहले सैफुद्दीन ऐबक को सेना का प्रधान बनाया था रजिया सुल्तान ने, और सबसे पहला नायबे लश्कर सैफुद्दीन ऐबक को बनाया था, उसको कुतलुग खां की उपाधि भी दी थी, ये बात याद रखना है। लेकिन हबीबुल्लाह के अनुसार कुतुबुद्दीन हसन गौरी को पहला नायबे लश्कर बनाया था रजिया सुल्तान ने। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, याद रखना है। ठीक है, ये थे दोस्तों रजिया सुल्तान से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एवं जीके क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने रजिया सुल्तान से जुड़े सारे फैक्ट्स यहाँ पे करवा दिए हैं। इन फैक्ट्स में से रजिया सुल्तान से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गलत नहीं कर पाओगे, और हमने कंप्लीट यहाँ पे करवा दिया है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, और आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, जिससे हम अपने कंटेंट में कोई सुधार हो तो उसको सुधार को कर सकें, और हमें अपना अगला वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी मिल सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।